हेलो दोस्तों, मैं सोनाली सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 24 क्वेश्चन बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। ठीक है, इससे पहले वाले सभी वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपसे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, केवी का हो, या फिर DSSB। पेपर 1 आप दे रहे हैं, पेपर 2 दे रहे हैं, नहीं मैटर करता, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। चलिए, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, करते हैं आज का वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति शिक्षार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। ठीक है, स्टूडेंट्स को ज्ञान की खोज करने के लिए सबसे अच्छा अवसर कौन प्रदान करता है इसमें से। ऑप्शन है, विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा दैनिक उपयोग की सामग्री के विषय में शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, विद्यार्थी भोजन के अवयव विषय पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के सुपरिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग ले रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को पहले आर्किमिडीज के सिद्धांत का निर्देशन दिखाया गया है और फिर विस्तृत व्याख्या की गई है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, विद्यार्थी दी गई सामग्रियों को स्वयं बनाए बंद विद्युत परिपथ में रखकर उन पर चालक और परिचालक के लेबल लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ आ गई। 4 इसमें विधि आपको दे दी गई हैं, तो बहुत ही आसान है। बच्चा जो है करके सीखता है, बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाता है। तो इसमें सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, विद्यार्थी दी गई सामग्रियों को स्वयं बनाए बंद विद्युत परिपथ में रखकर उन पर चालक और परिचालक के लेबल लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल था और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी आनत यानी कि तिरछे समतल पर एक गेंद के द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी और उस आनत यानी कि तिरछे के कोण के बीच के संबंध को एक ग्राफ पर दिखाया गया है। ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, बताइए। परिकल्पना करने का, अनुमान लगाना, संप्रेक्षित करना, निर्वचन या फिर व्याख्या करना। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से रीड करेंगे। किसी तिरछे समतल पर एक गेंद के द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी और तिरछे समतल के कोण के बीच के संबंध को एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। तो सिंपल है, ये किसका उदाहरण है, व्याख्या करने का। ठीक है, ग्राफ में क्या होता है, एक तरीके से व्याख्या की जाती है, चीज़ों के बारे में बताया जाता है। कभी भी इसमें ये नहीं कहेंगे आप कि अनुमान लगाया गया है। ठीक है, संप्रेक्षण कैसे होता है, 2 लोगों के बीच होता है या 2 से अधिक लोगों के बीच होता है, तो इसे आप कहेंगे व्याख्या करना या फिर निर्वचन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन, नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वही है फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा, बस यहाँ पर ऑप्शंस बदल गए हैं, इसको समझेंगे। और टॉपिक भी यहाँ पर दूसरा है, विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंधित तथ्यों की प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, प्रयोग के द्वारा। विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा भोजन के अवयव विषय पर शिक्षा देना। विद्यार्थियों को पहले बीजों के अंकुरण का निर्देशन दिखाकर फिर विस्तार से व्याख्या की गई है। विद्यार्थी का बीजों के अंकुरण विषय पर योजनाबद्ध निर्देशन के परिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग लेना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो सही उत्तर है इसमें वो है, विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंध तथ्यों की प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी इसमें भी बच्चा करके सीख रहा है खुद ही। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, ज्ञान की सर्वोत्तम प्राप्ति होगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक शिक्षक कक्षा में एक जलती हुई मोमबत्ती को मेज पर रखता है। ठीक है, जिसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। ए। बी है, इसमें मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है। सी, मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। उपरोक्त 3 कथनों में से सभी कथन अवलोकन है, सभी कथन अनुमान है, केवल कथन ए अवलोकन है, कथन ए और बी दोनों अवलोकन है, बताइए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर अभी DSSB का एग्ज़ाम हुआ था मार्च में 2020 में, उसमें भी काफ़ी सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही होगा, केवल कथन ए अवलोकन है। ठीक है, ये करेक्ट उत्तर होगा इसमें, केवल कथन ए अवलोकन है, इसको लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन, पर्यावरणीय समस्याओं पर वाद विवाद, ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य,
सूक्ष्म जीवों पर यूनिट टेस्ट, सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा। ठीक है, दीजिए आंसर। विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना, अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से उन मानदंड को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? जी, तो अगर ये सभी चीज़ें करनी है तो ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य है, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय कविता अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों का उल्लेख करती है। ठीक है, बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए। बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए। मापनी बेलन के अल्पतमांक न्यूनतम माप यानी कि को लिखिए। डी है यहाँ पर, बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। तो बताए गए उद्देश्यों के लिए निम्न में से कौन सा चरणों का क्रम सही है? ठीक है, सही क्रम आपको चुनना है। आगे पीछे दे रखे हैं ये सभी ऑप्शन ABCD। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आंसर आपको। सबसे पहले आएगा सी, मापनी बेलन के अल्पतमांक को लिखिए। ठीक है, इसके बाद आएगा इसमें डी, बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। इसके बाद आएगा इसमें बी फॉर बॉय वाला, ये बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए। ठीक है, सीक्वेंस में लगाना है और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। ए है यहाँ पर, बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए। तो अब हम नीचे देख लेते हैं ऑप्शंस में कौन सा वाला ठीक है। ये वाला ठीक होगा, 3rd नंबर वाला, CDBA। ठीक है, ये क्वेश्चंस थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन आप समझेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। और मेरा आपको सजेशन है, अगर आपके पास एग्ज़ाम में कम टाइम है तो आप लेंदी वाले क्वेश्चन पर ना जाकर, ठीक है, मतलब लास्ट के कुछ टाइम बचा है आपके पास, कुछ मिनट्स बचे हुए हैं और आपको अपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट ऑप्शंस वाले, उनको प्रेफरेंस दीजिए। ठीक है, उनको पहले अटैम्प्ट कीजिए और जो आपका टाइम बचता है उसमें आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताता है, गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। उपरोक्त सभी। तो बताइए अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति इनमें से कब होगी? जी, समस्या हल करने के लिए उपयुक्त विधि चुनता है, तब अनुप्रयोग संबंधी प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? ठीक है, तर्क प्रधान विधि, संश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि या फिर खोज विधि। तो देखिए तर्क प्रधान विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि। बहुत ही सिंपल था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हासिल का या फिर हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? तो यहाँ पर हासिल की बात हो रही है, मतलब जो आप कैरी लेते हैं कैलकुलेशन करते वक्त, उसे किसने दिया था सर्वप्रथम? भास्कर ने, ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने या फिर श्रीधर ने? बताइए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इसका सही उत्तर होगा श्रीधर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि या फिर उपयुक्त सभी? तो रेखा गणित की बात हो रही है, प्रायोगिक विधि की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सी विधि हो जाएगी? प्रदर्शन विधि लगा लेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है आत्मनिर्भरता कम होता है, यानी कि कम होती है, ज्ञान अस्थायी होता है, विषय नीरस हो जाता है, ज्ञान अर्जन बहुत धीमी गति से होता है। तो भाई आगमन विधि की बात करें तो यहाँ पर उदाहरणों से नियमों तक पहुँचा जाता है। ठीक है, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो आगमन विधि है उसका प्रमुख दोष ये है कि ज्ञान अर्जन बहुत धीमी गति से होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है? निगमन विधि में, इकाई योजना विधि में, आगमन विधि में या फिर खोज विधि में? तो कब क्या पढ़ाना है, कौन से पीरियड में कितना पढ़ाना है, किस दिन पढ़ाना है, इस चीज़ की व्यवस्था किस में होती है? इकाई योजना विधि में, यूनिट प्लान में। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती हैं। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ाने के लिए। तो इनमें से कौन सा जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ाने में? विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, समाचार पत्र का वाचन करना, शब्दों को ज़ोर ज़ोर से बोलना, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना। बताइए इसका आंसर। इसका सही उत्तर होगा विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक है? मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न करना। तो बताइए इसका आंसर। क्यों पढ़ाया जाता है उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियाँ? जी, इसका सही उत्तर होगा संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना, इसीलिए। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की बात हो रही है यहाँ पर, आपको बताना है कि कौन सी अधिक उचित है, इसमें से कौन सी विधि उचित है व्याकरण शिक्षण में? जी, इसका उत्तर होगा बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में बात हो रही है, तो इनमें से कौन सा उद्देश्य है सतत और व्यापक मूल्यांकन का? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं है वाला पूछ रहे हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की ज़रूरत है। तो भाई नहीं वाला पूछ रहे हैं तो इसमें आप तीसरा लगा देंगे, यह बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। तो बिल्कुल नहीं, सतत और व्यापक मूल्यांकन का केवल यह उद्देश्य नहीं है। ठीक है, इसलिए आप इसको लगा देंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ने की गति, अर्थ एवं अनुमान, वर्गों की पहचान और शब्दों का उच्चारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अर्थ एवं अनुमान। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है समानता का नियम, सीखने का नियम, प्रयासों का नियम और स्वास्थ्य का नियम। तो वंशक्रम संबंधी कौन सा नियम है? समानता का नियम, लगा लीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं। एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, उपरोक्त सभी। तो आप इसका लगाएंगे वृद्धि और विकास क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बाल विकास का सही क्रम है? तो मैंने आपको विकास की सभी अवस्थाओं के बारे में पढ़ाया हुआ है डिटेल में ट्रिक के साथ, तो वो वीडियो देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और हमारे चैनल पे काफ़ी सारा कंटेंट है जो आपके लिए यूज़फुल है, तो ज़रूर से प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए। ठीक है, तो सिंपल है, आपको बाल विकास का सही क्रम बताना है, तो इसका आप लगाएंगे बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न है इसमें, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि या फिर संवेग में वृद्धि। अगर बात की जाए विकास में वृद्धि की, तो उससे क्या तात्पर्य है?
देखिए, जब विकास होता है उसके साथ साथ वृद्धि भी होती है, और वृद्धि में क्या क्या होता है, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि होती है। ठीक है, इसका लगा लेंगे आप दूसरा वाला, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। अगला प्रश्न यहाँ पर, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्मृति, अभिप्रेरणा, स्नायु मंडल या फिर समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। अगला प्रश्न और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। मानसिक विकास को इनमें से क्या क्या प्रभावित करता है? जी, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है मानसिक विकास को, परिवार का वातावरण भी, परिवार की सामाजिक स्थिति भी, इसलिए आप इसका लगा देंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आज हमने फिर से आज की क्लास में टॉप 24 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। आगे भी काफ़ी वीडियोस आएंगी, यहाँ तक कि सोशल स्टडी वगैरह की भी मैं करवाने वाली हूँ आने वाले टाइम में। तो भाई आगे भी जो है वीडियोस आने वाली है रेगुलर, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इसके अलावा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर इंपॉर्टेंट कंटेंट को भी पढ़ सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।